हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और तीसरी थियरी जो हमने पढ़ी थी वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में? एटम इंडिविजिबल पार्टिकल, कि कोई भी सब्सटेंस जो है एटम का बना होता है, और एटम जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इंडिविजिबल होता है, जिसको हम फिर फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि एटम जो है जब रिएक्शन करेगा तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि जब वो कंबाइन करके कंपाउंड पढ़ेगा बनाएगा तो वो हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है बाय देयर मास। ठीक है, इतने पॉइंट्स हमने पढ़े। डाल्टन ने क्या किया, उस समय तक जितनी भी थियरी नोन थी सारी थियरीज को कंपाइल किया, और सारी थियरीज को इंक्लूड करके उन्होंने अपनी भी कुछ थियरी दी, और सारी थियरी को इंक्लूड करके उन्होंने बनाया डाल्टन्स एटॉमिक। तो उस समय की थियरी प्लस इनकी अपनी थियरी, टोटल मिला के 6 पॉइंट्स बने, जिनको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक। ठीक है, तो हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा, जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे सब्सटेंस टाइनी पार्टिकल के बने होंगे, और वो टाइनी पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है, जो कि इंडिविजिबल। ये होगा इसका सबसे पहला। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। तो सेकंड पॉइंट इनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही है। एटम्स कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction तो ये पॉइंट देखो कहां से आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि जब हम कोई एक गिवन एलिमेंट की बात करें, जैसे सपोज करो हम बात करें हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट का कोई भी एटम, चाहे आप हाइड्रोजन वाटर से ले लो, चाहे आप हाइड्रोजन किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन से ले लो, चाहे आप किसी भी जगह से हाइड्रोजन एटम लो, हर जगह पे हाइड्रोजन एटम की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा सेम हो। ठीक है, क्या करना था? हाइड्रोजन आप चाहे जहां से भी लो, कार्बन आप चाहे जहां से भी लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड से लो, चाहे आप कार्बन मीथेन से ले लो CH4 से, चाहे आप कार्बन कार्बोनेट से ले लो, कहीं से भी लो कार्बन, अगर कार्बन एटम है तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? हमेशा सेम। ये कहना था इनके थर्ड पॉइंट। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, atoms of a given element are having similar chemical and physical properties. Atoms of a given element are having similar chemical and physical properties. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया, जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं सिमिलर एलिमेंट, एक एलिमेंट के सिमिलर एटम्स, अगर हम इसी का उल्टा मान ले,
अगर हम अलग अलग एलिमेंट के एटम की बात करें, जैसे कि कार्बन का एटम को अगर हम ऑक्सीजन के एटम से कंपेयर करें, तो उनका कहना क्या था कि अगर डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं, तो निश्चित है कि उसका क्या क्या अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग। थर्ड पॉइंट में जस्ट उल्टा, समझ में आ रही बात? थर्ड पॉइंट में क्या है, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे। अब गोल्ड चाहे आप जहां से भी मिल जाए, चाहे अमेरिका के माइन से मिले, चाहे इंडिया के माइन से मिले, चाहे अफ्रीका के माइन से मिले, किसी भी माइन से मिले, अगर गोल्ड की देखोगे तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी से, ये कहना था उसका। लेकिन अगर हम गोल्ड को सिल्वर से कंपेयर करेंगे तो हमेशा अलग अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग। तो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट तो सेम होगा, लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट will have different chemical and physical properties. Atoms of different element will have atoms of different elements will have different chemical and physical properties. ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट समझिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है CO2। कंपाउंड CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2 है। अगर उसी तरह से हम वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1। एक तीसरा कंपाउंड लेते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 1:3। एक चौथा एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है। जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा तो वो जो रेशियो होगी, वो रेशियो हमेशा एक स्मॉल होल नंबर में, ये देखो 1:2, 2:1, 1:3, 1:4, इस तरह के छोटे होल नंबर का रेशियो बने। कहने का मतलब कभी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका हाफ एटम इसके 2/3 एटम के साथ कंबाइन करे, इसका 1/4 एटम इसके 5/6 एटम के साथ कंबाइन करे, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टूट नहीं सकता है, जब टूट नहीं सकता तो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो इसलिए कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे फ्रैक्शन आएगी। जब भी आएगा तो किसमें आएगा, स्मॉल होल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया इसका फिफ्थ पॉइंट। लिखिए, फिफ्थ पॉइंट में लिखे एटम्स कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ एटम्स कंबाइंड इन a ratio of small whole numbers. It will never be in fraction. It will never be in fraction. कभी भी ये किसमें नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं। ओके, अब हम लोग आ जाए इसके लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इसका क्या है कि ये देखो यहाँ पे लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आए,
अब आएगा लास्ट पॉइंट में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो याद है सबको, क्या था कांस्टेंट प्रोपोर्शन? जब एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है तो वो हमेशा फिक्स रेशियो में होता है बाय देयर मास। ठीक है, वही पॉइंट यहां पे आएगा। एटम्स कंबाइन in a fixed ratio by their mass to form compound. So number and kinds of atoms in a compound always। ये 6 पॉइंट्स थे जो डाल्टन ने बताए। तो इसके 6 पॉइंट में पहले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट में बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना है कि ये पूरा सेंटेंस यूज कीजिए। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन फिजिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन में कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो। फिजिकल प्रोसेस से जब हम लोग एटम बॉम्ब बनाते हैं ना, तो एटम बॉम्ब में एटम को बम्बार्ड करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन वो एक फिजिकल प्रोसेस, वो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसमें आप ना एटम को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसलिए आप पूरा सेंटेंस बोलना, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके। थर्ड पॉइंट में देखें, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो करेक्ट है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में यहां पे प्रॉब्लम है। इस जगह पे यहां पे आते हैं ड्रॉबैक। ठीक है, यहां पे डाल्टन्स के ड्रॉबैक आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट करेक्ट है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में ड्रॉबैक आएंगे। उसी तरह से यहां पे भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ये तो करेक्ट है। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? फिजिकल। कैसे प्रॉब्लम आएगी वो अभी मैं क्लियर करूंगा, एक्सप्लेन। atoms combine in a ratio of small whole numbers, it will never be in fraction। ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल करेक्ट है ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि जब एटम डिवाइड ही नहीं हो सकता केमिकल रिएक्शन में, तो फ्रैक्शन में आने के कोई चांस नहीं है। और ये एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये भी करेक्ट है, ये हमने पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपांशन प्रोपोर्शन। तो ये भी करेक्ट है। प्रॉब्लम कहां पे है? ये रहा प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉपर्टी एटम्स के अलग अलग हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स के केमिकल प्रॉपर्टी, ये जो बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, यहां पे प्रॉब्लम, इस दो जगह पे प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस दोनों के हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स। ओके, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक। देखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक। थर्ड पॉइंट में क्या था? थर्ड पॉइंट में था कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट will have similar physical properties। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कौन सा पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मास नंबर के बारे, इसके बारे में डिस्कस। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर कैसे डिसाइड किया जाए? किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर जो होता है, एटॉमिक
मास नंबर, ये डिसाइड किया जाता है बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इस दोनों के नंबर को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है उसका एटॉमिक मास नंबर। और किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है, बताओ किसी को याद है? बिल्कुल सही, ये डिसाइड किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। एटॉमिक नंबर डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और एटॉमिक मास नंबर डिसाइड करेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलिए अब हम लोग समझें इसके यहां पे ड्रॉबैक। आइसोटोप्स क्या होता है इसको समझें। जैसे कार्बन एक एटम है, कार्बन एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। और इस कार्बन के 3 अलग अलग तरह के एटम्स इस अर्थ में प्रेजेंट, ठीक है, 3 अलग अलग तरह। एक एटम होता है कार्बन का जिसका कि एटॉमिक नंबर तो सबका 6 ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 है, क्योंकि किसी भी एटम की पहचान ही किससे होती है, प्रोटॉन से होती है ना, तो प्रोटॉन तो सबका सेम ही रहेगा। तो ये जो 3 अलग अलग तरह के कार्बन है जो इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, पहचान तो चूंकि एटॉमिक नंबर से होगी तो प्रोटॉन का नंबर तीनों में सेम है। बट वहां पे डिफरेंट क्या होता है, वहां पे डिफरेंट होता है उसका एटॉमिक मास। एक का एटॉमिक मास 12 होता है, कुछ एटम्स ऐसे हैं जिसका कि एटॉमिक, कार्बन के ही कुछ एटम ऐसे हैं जिसका कि एटॉमिक मास 13 भी है, और कार्बन के ही कुछ एटम इस अर्थ में मिलते हैं जिसका कि एटॉमिक मास 14 भी, ठीक है। तीनों तरह के एटम इस अर्थ में प्रेजेंट है। नीचे हमेशा हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर को, और ऊपर में लिखा जाता है हमेशा किसको, एटॉमिक मास, ठीक है। नीचे हमेशा किसको लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा जाएगा एटॉमिक मास। अब देखिए इस सब का, तीनों एटम जो यहाँ पे हमने लिया है, इस तीनों एटम का एटॉमिक नंबर है 6, इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर में होता है, तो इसका भी 6 हो गया। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, जब तक रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना किया हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होगा। इसका अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो कार्बन का कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,4। इसका भी 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तीनों का सेम होगा, होगा ना, तीनों का सेम। अब एक बात बताओ, अगर तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो क्या इस तीनों की वैलेंसी भी सेम होगी? वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी वैलेंसी। तो अगर वैलेंसी भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, तो अब आप जरा बताइए क्या इस तीनों की केमिकल रिएक्शन सेम होगी? सेम होंगे, रीजन ये रहा सामने। लेकिन अगर आप इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, यहाँ पे अगर आप न्यूट्रॉन का नंबर निकालो तो इस तीनों के केस में इसका न्यूट्रॉन का नंबर देखो कितना हो गया। नंबर न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास कितना है यहाँ पे 12, तो न्यूट्रॉन निकालना हो तो 12 में से 6 माइनस करते हैं, कितना आ गया 6। यहाँ पे कितना आ गया 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, न्यूट्रॉन का नंबर 7। और यहाँ पे देखो तो न्यूट्रॉन का नंबर 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। तीनों में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंट है, न्यूट्रॉन का नंबर। सेम क्या है, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्या, न्यूट्रॉन का नंबर। न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होने से क्या डिफरेंट हो गया, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास कौन सी प्रॉपर्टी है,
फिजिकल की केमिकल, एटॉमिक मास है फिजिकल, इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बताओ तो क्या ये जो बोल रहा है कि एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट विल हैव सिमिलर एटॉमिक मास, गलत हो गया ना? तो ये हो गया इसका ड्रॉबैक। समझ में आया कैसे बना ड्रॉबैक? क्लियर सबको? सर मेरे दो डाउट है। पहला तो ये है कि जो ये कार्बन के एटम जो भी ये क्या चार्ज होंगे, क्या ये इनके कुछ चार्ज होगा? क्योंकि क्यों चार्ज होगा? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या? तो फिर चार्ज कैसे होगा? एक और डाउट है कि शोन नहीं तो शायद जो स्टील है ना उसके एटम्स जो है उनके स्टील एटम तो है ही नहीं, स्टील एलिमेंट ही नहीं, स्टील एलॉय है। एलॉय कोई कंपाउंड होता ही नहीं, मिक्सचर होता है। आयरन ही होता शायद, लेकिन उसकी जो वैलेंसी है वो डिफरेंट होती है एज पर जिसके साथ केमिकल। फार्मूला बनाएंगे उसका। चलो दूसरे आइसोटोप्स हम लोग पढ़ते हैं। एक आइसोटोप है हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप, एक है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास 1, एक का मास 2, और तीसरा का है मास 3। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोला जाता है ड्यूटीरियम, इसको बोला जाता है ट्रीटियम, इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल टी से भी डिनोट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सबका एटॉमिक नंबर जो है 1 है, इसका भी, इसका भी, इसका। एटॉमिक नंबर के बाद प्रोटॉन की बात करें तो तीनों की 1 है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 माइनस 1 विल बी 0। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है। यहाँ पे अगर देखो तो 2 माइनस 1 विल बी 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 विल बी 2। तो न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे हो गया प्रोटियम में 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्रिटियम में 2। अब बात है, कोई पार्टिकल पे जैसे किसी एटम पे चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव। और जब गेन करेगा तो नेगेटिव। अगर यही हाइड्रोजन कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और गेन कर ले तो नेगेटिव चार्ज। अब अगर डोनेट करेगा, अगर मान लीजिए डोनेट कर दिया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, और वो भी उसने डोनेट कर दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? तो H प्लस के पास, H प्लस के पास ना प्रोटॉन है और ना ही न्यूट्रॉन, सॉरी ना, प्रोटॉन तो है, प्रोटॉन है, ना इलेक्ट्रॉन है और ना ही न्यूट्रॉन। H प्लस के पास कौन कौन, उसके पास सिर्फ क्या है? प्रोटॉन। H प्लस के पास सिर्फ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो उसने डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और न्यूट्रॉन तो उसमें 0 है ही। हम प्रोटियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इस अर्थ पे प्रोटियम ही अवेलेबल है। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तीनों आइसोटोप, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन उसमें से 99.9% हाइड्रोजन कौन सा हमारे पास है? ये वाला, प्रोटियम वाला। ये दोनों 0.1%, इतने कम हाइड्रोजन नहीं है ये दोनों। तो 99.9% पार्ट ये हो गया प्रोटियम। अगर इस जगह पे भी हम प्रोटियम की बात करें तो बताओ तो इस प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताइए।
जीरो। H माइनस की बात कर रहा हूं, माइनस क्यों हुआ? वो गेन किया, पहले से कितने था उसके पास? 1, और एक और गेन कर लिया तो 2। H माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 0। कंफ्यूज मत हो, न्यूट्रॉन 1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चा आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। चलो ओके, तो ये हो गया हाइड्रोजन के बाद। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, कॉमा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कॉमा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, but they have but they have different number of neutrons, different number of neutrons. Hence its atomic mass, hence its atomic mass will be different. Hence its atomic mass will be different. Hence its atomic mass will be different. नीचे नोट डाल करके लिखो, and they have same number of neutron, same number of electrons, as they have same number of electrons. So its electronic configuration will be same. Hence its chemical properties will remain same. Hence its chemical properties will remain same. Chemical properties will remain. Okay. Isotopes of chlorine. तो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप होता है क्लोरीन का, जिसका की मास होता है 35, और दूसरा क्लोरीन का आइसोटोप होता है जिसका मास होता है 37। दो आइसोटोप है और दोनों ही अर्थ में प्रेजेंट। और इसकी अगर परसेंटेज प्रेजेंस देखोगे इन एटमॉस्फेयर, परसेंटेज प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर, ये होता है 75% और ये होता है 25%। अभी हाइड्रोजन में क्या बोला था मैंने कि हाइड्रोजन का जो प्रोटियम वाला पार्टिकल होता है वो 99.9% होता है। इसमें देखिए तो ये वाला क्लोरीन है 75% और वो वाला क्लोरीन है 25%। तो इसका अगर आप एवरेज, इसका अगर मास निकालोगे, आपने देखा होगा क्लोरीन का जो हम मास लिखते हैं वो लिखते हैं 35.5। कभी ध्यान दिया आपने? 75% और 25% है ना। तो अगर आप इसकी एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे, तो इस 35 का 75% है ना, तो इस 35 का 75% निकालोगे ना, 35 का 75% कैसे निकलेगा? 35 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज ऐसे निकलता है। इसका 75%, इसका कितना परसेंटेज है? 25%। तो इसका 25% निकालेंगे, 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। समझ में आया कि फिर से बताऊं?
देखो एवरेज एटॉमिक मास देखो तो इसका समझ में आया क्या किया हमने। तो अगर इसको कट करें 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, इसको कट करें 1 4, तो ये हो गया कितना इसका 35 × 3/4 कितना हुआ 105/4 प्लस 37/4, दिस इज इक्वल टू बोलो 142/4 कितना आ गया। दैट इज व्हाई क्लोरीन का मास 35 पॉइंट, तो क्लोरीन का मास हम 35.5 लिखते हैं, दैट इज नॉट इट्स एक्चुअल मास, दैट इज द एवरेज मास। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले सुनो सुनो सुनो, लिखना बाद में, पहले सुनो। हम लोग यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाई क्लोरीन हैज फ्रैक्शनल मास, फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5, ये होगा हमारा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का ये होगा हमारा आंसर। क्या लिखेंगे, क्लोरीन की जो परसेंटेज प्रेजेंस है इन एटमॉस्फेयर, ये वाले आइसोटोप की है 75% और इस वाले आइसोटोप की है 25%। तो जब हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो 35 का 75% और 37 का 25%, टोटल ऐड किया तो हमने कितना आ गया 35.5। समझ में आया सबको। इस क्वेश्चन के साइड में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट है, आइसोटोप समझ में आ गया सबको। तो आइसोटोप्स अभी हमने इसके थर्ड पॉइंट की पढ़ी, क्या पढ़ी, ड्रॉबैक। ठीक है, आइसोटोप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के लिए एक्सरसाइज में है, वो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते। ठीक है, इसी वक्त यहीं पे कर लेते हैं, आपको ये क्वेश्चन भी करवा दो। Terms of different elements will have different physical properties। हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक मास। अब देखिए जैसे कार्बन का अभी एक एटम आइसोटोप आपने देखा था जिसका मास होता था 14, है ना। नाइट्रोजन एटम का भी मास क्या होता है 14, दोनों का मास 14। कार्बन का ये वाला आइसोटोप अभी देखा आपने, इसका मास 14 है, इसका भी मास 14 है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि डिफरेंट एलिमेंट्स, जो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, डिफरेंट एटॉमिक मास होगा, यहाँ पे आ गया इसका ड्रॉबैक। डिफरेंट एटम्स के भी सेम एटॉमिक मास हो सकते हैं, और इस तरह के जो एटम्स होते हैं जिसका कि सेम एटॉमिक मास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। इस तरह के एटम्स का क्या नाम होता है, आइसोबार। डिफरेंट एटम्स ऑफ different elements having same atomic, अगर सेम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा वहां पे सेम, क्योंकि इसी से एटॉमिक मास डिसाइड होता है ना। तो एटॉमिक मास यहाँ पे दोनों का सेम है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से है। बट डिफरेंट यहाँ पे क्या होगा, दोनों में डिफरेंट क्या क्या होगा बताओ, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और बताओ क्या क्या डिफरेंट है वहां पे, प्रोटॉन्स डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अलग है, तो इलेक्ट्रॉन्स अलग है तो वैलेंसी भी अलग होगी, वैलेंसी भी अलग हो जाएगी।
और यही रीजन है कि ये सब चीज अलग हो गई उसकी, लेकिन एक चीज सेम होता है, और वो होता है क्या? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो कि उसका एटॉमिक मास है। और इस नंबर को, जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियॉन? सोचो तो जरा। क्योंकि ये दोनों कहाँ है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इसका नाम होता है न्यूक्लियॉन।